हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं, जो आपको अब दिखाया जाएगा। ये आपके सामने वेक्टर प्रोडक्ट जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था पहले ही, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्रॉस प्रोडक्ट की कि ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आता है, यहां पर एरोज नहीं लगाए हैं क्योंकि ये बोल्ड अल्फाबेट्स में ऐसा माना गया है कि ये वेक्टर हैं। ये जो डार्क सा दिख रहा है ना आपको, ये वेक्टर का नोटेशन दिखाया गया है यहाँ पर, और जो ये फॉन्ट बोल्ड नहीं है, ये स्केलर यानी मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ। तो हम यहाँ पर एरोज लगा के बच्चों को दिखा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आता है आंसर में, उसको सी से डिनोट किया गया है। ये ए बी साइन थीटा, यानी हम ऐसा लिखते थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये जो आंसर आता है, ये ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। सिर्फ डायरेक्शन के लिए आपको बताया था, जो आंसर है सी वेक्टर, वो ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपको एक सरफेस पर, जैसे मैंने कल भी बताया था, टेबल पर आप अगर वेक्टर बनाओ, ये पेपर पर आप वेक्टर बनाओ, 3D में दिखा दिया मैंने डायग्राम। ये पेपर पर या टेबल पर आपने दो वेक्टर बनाए मार्कर से, पेन से, तो ये जिस प्लेन में बने हुए हैं, ये जो सी वेक्टर है, जो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके आया है, यानी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, वो इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, नॉर्मली आउटवर्ड। और नॉर्मली आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि आप वो स्क्रू घुमाते हो ए से बी की तरफ, तो ये स्क्रू बाहर की तरफ निकलना चाहता है, बाहर निकलने के लिए मोशन करता है। अगर आप बी क्रॉस ए करते तो आप बी से ए की तरफ घुमाते, तो ये वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड ना होके ऐसा होता, नॉर्मली इनवर्ड। सीधा नहीं बना, सीधा बना के दिखाते हैं, तब ये वेक्टर नॉर्मली इनवर्ड होता। कैसे होता दिखाते हैं। ये नहीं, सही जगह पर फिट होना चाहिए, सही जगह पर फिट करेंगे। ये देखो, ये यहां से बनाते हैं, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। तो ये वेक्टर जो सी है, ये आउटवर्ड है क्योंकि ये ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है, यानी ए क्रॉस बी का आंसर है। अगर बी क्रॉस ए बोलते तो ये नीचे की तरफ होता, लेकिन होगा नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड, उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। इन सबको हटा देते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिखा है। यही बात मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर बताई थी, तो दोबारा बनानी पड़ेगी। ये देखो, ये जो सी आया है, ये सी जो है वो किसका प्रोडक्ट है, किसका आंसर है? ए क्रॉस बी का। क्योंकि आपने ए से बी की तरफ वेक्टर को घुमाया, स्क्रू को घुमाया कहना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बी क्रॉस ए क्या है, तो आप उसी स्क्रू को
बी से ए की तरफ रोटेट करोगे तो ये वेक्टर ऊपर के बजाय नीचे जाएगा, और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे -c कहा जाएगा। यानी आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि a डॉट b इक्वल टू होता था b डॉट a के, होता था कि नहीं? लेकिन a क्रॉस b इक्वल टू नहीं होगा b क्रॉस a के, और बल्कि यहां लिख देता हूं a क्रॉस b इक्वल टू होगा -b क्रॉस a के। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि a क्रॉस b करके आपका अगर c वेक्टर आ रहा है जो इस डायरेक्शन में है, तो b क्रॉस a करके आपका c नहीं वेक्टर -c आएगा। -c मतलब जो c आ रहा था उसके जस्ट ऑपोजिट। वेक्टर में नेगेटिव का मतलब बच्चों को बताया गया है। यानी a क्रॉस b का अगर आंसर सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड है तो b क्रॉस a का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी के तौर पे आपको ये याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं है, यानी कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं करता, बल्कि a क्रॉस b नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a के इक्वल होगा, क्योंकि a क्रॉस b से जो डायरेक्शन आएगा वो b क्रॉस a के ऑपोजिट होगा। उसके बाद अगली ये जो लाइन दिख रही है a क्रॉस b प्लस c, ये सिंपल है, जो मैथ्स में भी आप करते हो। बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये आप मैथ्स में भी करते आए हो कि ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी लिखी होती है मल्टीप्लिकेशन में, वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आप a क्रॉस ब्रैकेट में b प्लस c है तो आपको a क्रॉस b भी करना होगा प्लस a क्रॉस c भी करना होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी नेक्स्ट सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को काफी इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनको हटा रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गई है वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गई है, और मैं बार बार हमेशा कहता हूं मेरे यहाँ बोर्ड वाइप आउट कर देने से आपका नुकसान नहीं होगा। आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो क्या लिखा गया था बोर्ड पर। मेरे लिए भले ही इस टाइम वाइप आउट हो चुका है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है तो आप दोबारा जाकर देख सकते हो। अब हम इस वाली प्रॉपर्टी पर पहुंच गए हैं, ये वाली प्रॉपर्टी पर, पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सबसे पहले पैरेलल की बात करें। अगर a वेक्टर पैरेलल टू b है, कैसे दिखा देते हैं अभी। ये लो जी, एक वेक्टर बनाया आपने ये a, दूसरा वेक्टर वही बनाया b, यहीं से बना रहा हूं मैं। अब ये वेक्टर वैल्यू में डिफरेंट हो सकते हैं, इसका नाम क्या है a और इसका नाम क्या है b। ये बड़े छोटे या वैल्यू में डिफरेंट हो सकते हैं, बट हैं तो पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। पैरेलल या सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि a क्रॉस b का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला आएगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ये a क्रॉस b का फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्शन की तो बाद में की जाएगी बात वगैरह वगैरह कि परपेंडिकुलर होता है ऐसे, लेकिन जब आप फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो a b साइन थीटा, इसमें थीटा a और b के बीच का एंगल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए
पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोई एंगल नहीं बनाते। तो जब दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा यानी एंगल 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में आपको थीटा की जगह 0 लिखना पड़ेगा बिकॉज दे डू नॉट मेक एनी एंगल विद ईच अदर। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से आपका उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपकी इस वाली प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो गया कि क्यों पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। रीजन, प्रॉपर्टीज के साथ रीजन जानना जरूरी है। जो बच्चा प्रॉपर्टीज तो याद कर लेता है लेकिन रीजन नहीं जानता है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। वेक्टर में प्रॉपर्टी लिखने के लिए नहीं आएगी बल्कि उसका यूज करने के लिए आएगा, यूज न्यूमेरिकल्स या लॉजिकल क्वेश्चंस में। तो बच्चों को रीजन पता चल गया है कि क्यों पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये याद करने के बजाय रीजन पर कंसंट्रेट करें। तो आपको रीजन समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए याद हो जाएगी, वरना रीजन के बिना सिर्फ बच्चा इतना याद रखता है कि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, उसे पता ही नहीं होता क्या रीजन क्या है। इसी की सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कैसे हो सकते हैं दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर? ऐसे, ये वेक्टर का नाम आप ए रख दें अगर, और इस वेक्टर का नाम आप रख दें बी अगर, तो ये ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहे हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ये है वो वर्ड, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहा जाता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स को। ये नाम भी याद रखना चाहिए, कई बार इस नाम से पूछ लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ऑर्थोगोनल वर्ड तो पहले सुना ही नहीं। तो ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये तो आपकी फर्स्ट पार्ट था इसी प्रॉपर्टी का जिस पर मैंने टिक मार्क लगाया हुआ है, और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? क्रॉस प्रोडक्ट करें। चलो दिखाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यही वाला, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन क्या 90। क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 है, जैसे यहाँ 0 था। अब साइन 90 की वैल्यू बच्चों को याद होनी चाहिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, साइन 90 1 हो गया, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं आएगा, जैसे ही रहेगा। तो आपको क्या बोलता है? अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, जिसकी वजह से ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं लगा रहा है इसमें क्योंकि बोल्ड अल्फाबेट से वेक्टर को शो कर रहा है। बहुत सारी बुक्स में भी ऐसा है, हम क्योंकि फॉन्ट रिटन में फॉन्ट बना नहीं सकते इसलिए हमें एरो लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारी आप बुक्स ऐसी देखोगे जो नेशनल लेवल की अच्छे राइटर्स की भी बुक हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की भी बुक हैं, उसमें वेक्टर्स के लिए ऐसा बोल्ड फॉन्ट बना देते हैं अल्फाबेट का, और मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ शो करना हो तो ऐसा सिंपल वाला पतला फॉन्ट बना देते हैं। तो ये ए क्रॉस बी में वेक्टर्स का मॉड्यूलस के साथ मैग्नीट्यूड है और सिंपली वो ए और बी का प्रोडक्ट होगा क्योंकि उसमें साइन थीटा 1 हो जाता है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट आता है। अगर बच्चों को याद हो तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये भी मैंने सिखाया है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में। तो इस समय हर बच्चा बिना पीछे जाए अगर ये बता पा रहा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, तो काफी अच्छी बात है, यानी पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह देखे हैं, वरना ये प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना भी बताया था, उसका आंसर बताया था, रीजन भी बताया था। तो ये प्रॉपर्टी आपकी फिनिश हो जाती है। उसके बाद आखिरी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी देख लें। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ
और नीचे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, देखो मैं एरो लगा देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिससे ये बोल्ड में वेक्टर ही है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें, खुद के साथ करेंगे तो ए बी नहीं लिखना, गलती से लिख दिया, ए क्रॉस ए करें तो आंसर 0 आता है, ऐसा ये कह रहा है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जो कह रहा है वो तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, बट आपको उसका रीजन भी पता होना चाहिए। मैंने सारे प्रॉपर्टीज विद रीजन दिखा के एक्सप्लेन किए हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज रिटन है, आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर दिखाते हैं ऐसा क्यों होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी साइन थीटा में ए का मैग्नीट्यूड, अब दूसरा वेक्टर भी ए है, बी नहीं है तो दूसरे वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब साइन के आगे फिर से आपको 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा 0 डिग्री? क्योंकि वेक्टर खुद के साथ तो कोई एंगल नहीं बना सकता। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये अगर वेक्टर आपके पास ए है तो ये खुद के साथ कुछ एंगल थोड़ी बना सकता है। आप खुद के भाई या बहन नहीं हो सकते, कोई और ही होगा ना आपका भाई बहन, कि मैं खुद का भाई हूं। तो इसलिए ऐसे ही वेक्टर का खुद के साथ कोई एंगल नहीं बनता। तो साइन 0, एंगल दोनों के बीच का ए और ए के बीच का 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या बताई गई थी? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी का रीजन आपको पता चल गया कि क्यों खुद के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 0 आता है। तो इस तरह से यहां लिखी हुई सारी प्रॉपर्टीज विद रीजंस आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। इन्हें रीजंस को आप अच्छी तरह से समझ के याद रखेंगे, तभी आपको मेन फायदा होगा, प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर रीजंस याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कई बार इग्नोर कर दी जाती है काफी बुक्स में, लेकिन कई जगह पर उस प्रॉपर्टी को पूछ भी लिया जाता है, थोड़ा डिफरेंटली, थोड़ा घुमा फिरा के। नॉलेज बेस्ड प्रॉपर्टी है वो, तो वो प्रॉपर्टी भी मैं अलग से बच्चों को यहाँ दिखा देता हूँ, वो इस लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड है। ये जो साइड में आप लिस्ट देख रहे हो, इसमें सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं उस प्रॉपर्टी को भी, आखिरी प्रॉपर्टी को जो इस लिस्ट में नहीं है। उसके लिए मैं इसको हटा रहा हूं सब चीज़ों को। अब ये प्रॉपर्टीज आपने समझ ली हैं तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं। चलो दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं है। उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एक वेक्टर जिसका नाम है ए, और फिर मैं दूसरा वेक्टर बनाऊंगा यहां से जिसका नाम मैं रखूंगा बी। ये ए हो गया आपके पास, ये बी वेक्टर हो गया, और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब आप पढ़ते आए हो कि ए क्रॉस बी करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, दोबारा बना देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा होता है। आप इस मैग्नीट्यूड को अगर ये मॉड्यूलस में नहीं लिखना चाहते, ऊपर एरो मत लगाओ। अगर आपने एरो नहीं लगाया तो अंडरस्टूड होगा ए का मैग्नीट्यूड है, एरो नहीं लगाया अंडरस्टूड होगा बी का मैग्नीट्यूड है। तो साथ में मॉड्यूलस लगा दिया तो भी मैग्नीट्यूड शो करने के दो मेथड्स हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको सिखाया जा रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन अब प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक एरो बना रहा हूँ,
जो एरो यानी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल बना दिया मैंने। दिख गया सबको? ये जो ब्लू कलर से वेक्टर बनाया है ये बी वेक्टर के पैरेलल है। और अब मैं एक वेक्टर और बनाता हूँ, एक एरो और बनाता हूँ, और ये आपका वो एरो बन गया यहाँ तक। तो ये जो दो ब्लू कलर से आपने एरो बनाए ए और बी के पैरेलल, इनको इस तरह से बनाने पर आपको साफ दिख रहा है ये बन चुका है क्या? एक पैरेललोग्राम। ये वेक्टर बी के इक्वल और पैरेलल है, ये वेक्टर ए के इक्वल और पैरेलल है, और एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अब अगर आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है जी, ये लो जी, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पैरेलल जीएम मतलब पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करा जाए तो उसका एक फॉर्मूला बच्चों को 7th 8th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। पैरेललोग्राम के एरिया को ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए बेस इनटू हाइट। अब इस पैरेललोग्राम में ए जो आपको साइड दिख रही है, ए वेक्टर जो दिख रहा है, ये इस पैरेललोग्राम का बेस है। और हाइट क्या है इस पैरेललोग्राम की, उसके लिए आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। गलत जगह से हो गया, कोई नहीं, रबर से मिटाते हैं, इरेज करते हैं और सही जगह से बनाते हैं। ये लीजिए, ये मैं बिल्कुल सीधा बनाऊंगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। ये जो आपका ब्लू कलर से लाइन स्ट्रेट बनाई है, ये इस पैरेललोग्राम की हाइट या परपेंडिकुलर है, जिसे मैं h बोल देता हूं। सही है बात? अब इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस की जगह तो a लिखना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, क्योंकि वैल्यू एरिया तो वैल्यूज निकलेगा कुछ, और हाइट की जगह मुझे लिखना पड़ेगा h। यानी अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो इस बेस को इस पैरेललोग्राम की हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब ये हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो हाइट फाइंड आउट करने के लिए ये टिक मार्क मैं लगा रहा हूं, ये आप देख रहे हो, ये मैं रेड कलर के टिक मार्क से या रेड कलर के पॉइंट से आपको दिखा देता हूं। एक पॉइंट मैंने यहां लगाया, एक पॉइंट मैंने यहां लगाया है और एक पॉइंट यहां पर लगा दिया, यहां। ये तीनों पॉइंट्स जिस ट्राइंगल को इंक्लूड कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पे टिक मार्क लगाया है, जिसके वर्टिसेस पर मैंने रेड मार्क्स लगाए हैं, तो वो आपकी परपेंडिकुलर यानी h, जिसे आप हाइट भी बोलते हो, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर है और b जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा के लिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूले से h की वैल्यू क्या बनी, b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h की वैल्यू बन गई b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल से आपने h की वैल्यू निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। अब आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा, इक्वल टू करके a का मैग्नीट्यूड तो पहले था ही, साथ में h की वैल्यू आपने ये लिख दी है b साइन थीटा। अब जरा गौर फरमाएं तो a क्रॉस b करने पर भी आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा था वो यही था, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन थीटा। और पैरेललोग्राम जो बना है उसका एरिया निकालने पर भी यही फॉर्मूला आ रहा है, सेम टू सेम है बिल्कुल। राइट हैंड साइड देख लो, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जिससे एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है
वो प्रॉपर्टी मैं बोलकर पहले आसान भाषा में बताता हूँ, फिर उसका स्टेटमेंट जो लैंग्वेज बुक में लिखी होती है उसके हिसाब से ही बताया जाएगा। प्रॉपर्टी कहती है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के। क्या लिखा है मैंने? ए क्रॉस बी यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम, उन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। अब दो वेक्टर से पैरेललोग्राम कैसे बनता है वो आपको पता है। आपने जो दो वेक्टर बनाए ए और बी, उनके इक्वल और पैरेलल आपने सामने दो वेक्टर बनाए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इक्वल साइड्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल और पैरेलल होती है। तो हर दो ए और बी वेक्टर से सामने साइड बनाकर पैरेललोग्राम बन सकता है। जो भी पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के। ये बात मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दी है। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए बिना एरिया निकाल के दिखाया आपको और वो ऑटोमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आ गया, जो आप पहले ही सीख चुके थे। तो बुक की लैंग्वेज में इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या बोलेंगे? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives the area of the parallelogram formed by them या is equal to the area of the parallelogram formed by them। ये एक और नोटिसेबल या यूं कहें जनरल नॉलेज आपकी बढ़ाने के लिए, नॉलेज एनहांस करने के लिए अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जानकारी इस प्रॉपर्टी की जरूर होनी चाहिए। तो अब आपका वेक्टर प्रोडक्ट आपने करना सीखा, साथ में आपने उसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर ली। अब बस जो भी सीखने वाली बात है, उस सीखने वाली बात में इस चैप्टर में सिर्फ एक बात बाकी बची है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा जानना जरूरी है और वो एक अकेला इंडिपेंडेंट लेक्चर में पढ़ना जरूरी है। एक आखिरी बात जो आपने सीखनी है वो क्या सीखनी है? वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ, ये सीखना है आपने। ये फुल डिटेल में सीखना होता है, इसलिए इसके लिए एक क्लास अलग से लगती है। बाकी जितना भी 11th क्लास में सिलेबस में है और जो जितना भी 12th क्लास तक यूज होता है वेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, वो सब कुछ आपको सिखा दिए गए हैं। एक ये वाला चीज बस आखिरी क्लास में आपको सिखाया जाएगा और 3 स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स सिखाए जाएंगे। यानी अब आपकी 2 क्लासें और लगेंगी, मैक्सिमम 2 क्लासेस, जिनमें ये दोनों पोर्शन कवर किए जाएंगे। एक तो वेक्टर प्रोडक्ट IJK वाले फॉर्म में वेक्टर्स का, और दूसरा 3 स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स। वो स्पेशल टाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक जितना वेक्टर सीखा है उसमें सीखा गया कोई भी फॉर्मूला इन तीनों पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। इसके लिए आपको वेक्टर के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखने होंगे कि प्रैक्टिकली वेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उसका एप्लीकेशन। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक क्लास या मैक्सिमम हुआ तो 2 छोटी क्लासेस में आपका ये वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे 11th क्लास की, जो सबसे ज्यादा काम आती है क्लास 12th में। जिस बच्चे ने वेक्टर नहीं सीखा है उसको 12th में बहुत दिक्कत आनी, इस क्लास में तो आने ही वाली है ऑब्वियसली, अगले चैप्टर से ही। अगला चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि इस सेकेंड यूनिट जो चल रही है आपकी उसका लास्ट चैप्टर भी है। काइनेमेटिक्स को बीच में रोक कर वेक्टर पढ़ाया गया काफी डिटेल में। अभी जो 12th क्लास के लेक्चर्स बच्चों के लिए जा रहे हैं उनमें उन्हीं बच्चों को दिक्कत आ रही है 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट से ही, जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है। वेक्टर्स एंड कैलकुलस
पढ़ने से आपकी 11th क्लास के सारे प्रॉब्लम्स और 12th क्लास के भी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट का बचा हुआ पोर्शन और स्पेशल न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।